सो नेक्स्ट टाइटल अप्लाई करेंगे, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. So write the next title, spontaneous and non-spontaneous processes. Spontaneous and non-spontaneous processes. So write down. Spontaneous processes are those which takes place by their own. Spontaneous processes are those. Spontaneous processes are those which takes place by their own. And non-spontaneous processes are those and non-spontaneous processes and non-spontaneous processes and non-spontaneous processes are those which don't take place by their own. मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो अपने आप वर्कआउट कर जाते हैं उनको हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, और ऐसे प्रोसेसेस जो अपने आप वर्कआउट नहीं करते उनको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं. जैसे पहले आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो आपको समझ आएगा. जैसे अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की कैटेगरी लिखूं, तो जैसे वाटर का फ्लो हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड की तरफ है. तो अगर आपको वाटर को हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड फ्लो कराना है, तो फॉर दिस प्रोसेस वी डोंट नीड एनी मशीन और एनी इंजन और एनी सपोर्ट सिस्टम. ये अपने आप होता है. आप जानते हो आपके अपार्टमेंट में टॉप फ्लोर पे जो वाटर टैंक है उससे पानी अपने आप नीचे फ्लो करते हुए आता है. आपको टैप ओपन करना है, आपको पानी मिलेगा. फ्री सर्विस है. तो पहला एग्जांपल यही लिख लो, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड टू लो ऑल्टीट्यूड. फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड टू लो ऑल्टीट्यूड. अब ये अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्योंकि अपने आप होता है. इसके लिए आपको कोई मशीन, कोई इंजन, कोई पावर कुछ रिक्वायर्ड नहीं है. फ्री सर्विस है. दूसरा प्रोसेस अगर ऐसे ही लिखना है तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. अगर आपने एक गैस में दूसरी गैस को मिक्स किया तो ये फ्री अपने आप ही हो जाता है. एक गैस दूसरी गैस में नेचुरली मिक्स कर जाती है. ठीक है. नेक्स्ट प्रोसेस लिखना है तो मेल्टिंग ऑफ आइस लिख सकते हो, बट अब ये कंडीशनल है. मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर लिखो. मतलब अगर टेम्परेचर जो है वो आइस के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है तो नेचुरली आइस मेल्ट कर जाएगी. बट अगर इसका उल्टा है, सपोज करो माइनस में टेम्परेचर है, तो वहाँ आइस मेल्ट नहीं करेगी. तो ये सम केस में स्पॉन्टेनियस है, सम केस में नॉन स्पॉन्टेनियस है. तो इसलिए कंडीशनली लिखा मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर. या जैसे इवेपोरेशन प्रोसेस है वो भी स्पॉन्टेनियस होता है, बट ये अबव फ्रीजिंग पॉइंट हुआ. तो अगली कंडीशन में लिख लो इवेपोरेशन evaporation of a liquid अब आप जानते हो कि evaporation जो है वो हर टेम्परेचर पे काम करता है above its melting point. So evaporation of liquid above its melting point. अगर आपने मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर ले रखा है तो आपको evaporation मिलेगा. ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लिखो.
तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में जैसे फ्लो ऑफ हीट देखा जाए लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, ये कभी नहीं हो सकता। तो अगले प्रोसेस में लिखो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। हीट का जो फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। बट अगर आपको कभी भी हीट का फ्लो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ चाहिए तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी ये अपने आप नहीं हो सकता। समझ आई बात? अब यहाँ पे आपको देखो बहुत ध्यान देने की जरूरत है, आपको लॉजिक समझना है। इट इज लाइक कि जैसे सपोज करो आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम देखो, तो उससे आपको ये चीज समझ आएगी, आपको फर्स्ट लॉ का वॉयलेशन समझ आएगा और आपको ये समझ आएगा कि वाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इंपॉर्टेंट। जैसे सपोज करो हमने फंक्शन ऑफ एसी समझना है, तो हमारा एसी क्या करता है, जिस रूम में हमने एसी वेंट ऑन किया हुआ है वहां से एसी क्या कर रहा है, हीट पुल करके बाहर थ्रो कर रहा है एनवायरमेंट में। तो आइडली देखा जाए तो सिस्टम से हीट लेके सराउंडिंग को दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से समझा जाए तो हम हीट दे रहे हैं, तो आइडली तो हमें उसके पैसे मिलने चाहिए थे। बट आपको पता है कि एसी यूनिट चलाने से इलेक्ट्रिसिटी बिल हम ही पे करते हैं। दैट मीन्स इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वी हैव टू बियर कॉस्ट ऑफ इट। जबकि हम हीट भी इन्वायरमेंट को दे रहे हैं और हीट देने की कॉस्ट भी दे रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आप टेम्परेचर जो हीट है वो लो टेम्परेचर से उठा के और थ्रो कर रहे हैं। हीट जो है वो आप लो टेम्परेचर उठा के हाई टेम्परेचर पर थ्रो कर रहे हो, तो हीट भी इन्वायरमेंट को ही आप दे रहे हो और उसकी कॉस्ट भी हम ही बियर कर रहे हैं। लॉजिक समझ में आया? या जैसे फ्रिज का कॉन्सेप्ट समझो, फ्रिज में भी क्या हो रहा है कि फ्रिज के अंदर जो भी सब्सटेंस हम रख रहे हैं वो उसको कूल कर रहा है, यानी वो यूनिट उस सिस्टम की हीट को कूल करके बाहर थ्रो कर रहा है। तो हम हीट भी इन्वायरमेंट को दे रहे हैं और इस हीट को देने की कॉस्ट भी बियर कर रहे हैं। समझ आया बात? ये सब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, जबकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो है वो फ्री है, क्योंकि वो जो सिस्टम है उसकी नेचुरल विल से मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो थोड़ा सा तो आपको समझ आएगा कि जब हमारा सिस्टम वाटर के जैसे फ्लो की बात करें तो वो हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड आ रहा है, तो सिस्टम की अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो सिस्टम अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, तो यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस वर्कआउट कर रहा है, तो हम उसे स्पॉन्टेनियस देख रहे हैं। तो लोगों ने स्टार्टिंग में यही जनरलाइज किया था कि जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होंगे वो वर्कआउट कर जाएंगे। बट लेटर ऑन वी नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। तो आप जानते हो मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, लेकिन फिर भी स्पॉन्टेनियस है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस में आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। इसका मतलब किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए दो टर्म रिस्पॉन्सिबल है, एक उसका इंथैल्पी चेंज और एक उसका एंट्रोपी चेंज। सिस्टम की अगर एनर्जी डिक्रीज करती है तो भी वो स्पॉन्टेनियस की तरफ जाता है, और सिस्टम की अगर रैंडमनेस इंक्रीज करती है तो भी वो स्पॉन्टेनियस की तरफ जाता है। यानी देयर आर टू फैक्टर्स। एक फैक्टर ये है कि जिस प्रोसेस से आपको नेट एनर्जी रिलीज हो रही है वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, दूसरा वो प्रोसेस जो सिस्टम अपनी विल से कर रहा है वो भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि हमें एनर्जी मिले तभी हम प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोले। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एनर्जी के टर्म में कोई बहुत एडवांटेज ना हो रहा हो, बट सिस्टम की विल फुलफिल हो रही है, यानी उसकी रैंडमनेस बढ़ा रहे हैं, तो भी हमें उसके काम उसका आउटपुट मिलेगा। तो नेचर में वो सारे प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस हैं जहाँ पे दो तरह के फिनोमिनल नोटिस में आ रहा हो, या तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर रही हो या रैंडमनेस इंक्रीज कर रही हो। तो इसका मतलब देयर आर टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सिस्टम, एक एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम और एक एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। पॉइंट समझ में है? अब जैसे कई बार क्या होता है, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सपोज करो हम अपने रूम में जो एक फ्रिज की यूनिट है उसको ओपन करके रखते हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है रूम ठंडा हो जाएगा, बट एक्चुअली में होता है इसका उल्टा है, उससे रूम हीट अप कर जाता है। अब ये सुनने में बहुत ऑकवर्ड लगेगा, आपको बहुत देर तक विजुअलाइज नहीं होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा सर आज हम फ्रिज खोलेंगे तो उससे तो डेफिनेटली रूम कूल होना चाहिए क्योंकि वो कूलिंग यूनिट है। बट ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो फ्रिज की यूनिट है उसके केस में जो उसकी कंप्रेसर यूनिट लगी है वो भी तो उसी के साथ लगी है।
तो हो क्या रहा है कि जो फ्रिज की क्लोज यूनिट थी और उसके लिए जो हमने लाइक कंप्रेशर मशीन लगा रखी थी, उसका काम क्या था कि वो फ्रिज के अंदर के बॉक्स को कूल कर रहा था। तो उस प्रोसेस में जो वो एनर्जी लॉस कर रहा था एनवायरमेंट में, वो मशीन काम कर रही थी अपना, और वो पूरी अंदर की यूनिट का टेम्परेचर मेंटेन कर रही थी। बट जैसे ही आपने फ्रिज का डोर ओपन करा, तो अब क्या हुआ, उस मशीन के ऊपर ओवरलोड सिचुएशन आई। क्यों ओवरलोड सिचुएशन आई? क्योंकि पहले उसे अपने एक छोटे से बॉक्स का टेम्परेचर मिनिमाइज कराना था या डिक्रीज कराना था, अब उसको एक बहुत बड़े वॉल्यूम का टेम्परेचर डिक्रीज कराना है। तो जो उसके पीछे लाइक कंप्रेसर यूनिट लगी, उसको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, एंड इट विल लॉस लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो जो एग्जॉस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा करेगा, उसकी वजह से अल्टीमेटली रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मशीन को इतना ज्यादा काम करना पड़ जाए कि वो उसकी अपनी लिमिट क्रॉस हो जाए, तो वो बर्न भी कर सकती है, खराब भी हो सकती है। उसके अंदर के सारे सिस्टम बर्न कर सकते हैं, क्योंकि उसको उतना टेम्परेचर सस्टेन करने के लिए बनाया ही नहीं गया है। तो अगर थोड़ी बहुत देर के ऐसा करेंगे तो रूम हीट अप होगा, और अगर सिग्निफिकेंटली हीट अप हो जाएगा तो यूनिट खराब भी हो सकती है। तो उसका मतलब हमने जो यूनिट अप्लाई कर रखी है वो एक सर्टेन वॉल्यूम को कूल करने के लिए लगा रखी है। अगर उससे ज्यादा कूल करने के लिए उसको वर्क कराएंगे, तो उसको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। अगर वो उसकी कैपेसिटी तक है तो करेगा, तो या तो मशीन खराब होगी या हीट अप कर देगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये सब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के केसेस हैं, जहां पे आपको अपनी तरफ से एनर्जी एग्जॉस्ट करानी पड़ती है, और उसको एग्जॉस्ट कराने के लिए भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। जबकि फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर हम हीट दे रहे हैं तो हमारा काम करना चाहिए आपको। बट ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम हीट भी दे रहे हैं और उसका काम भी हम ही करेंगे, उसका कॉस्ट भी हम ही बियर करेंगे। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में दो फैक्टर अप्लाई होते हैं, एक सिस्टम की एंथैल्पी और एक सिस्टम की एंट्रोपी। लॉजिक समझ आया? तो अगले केस में इसी चीज को लिख लेना है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। पहले तो मैंने ऑब्जर्वेशन बताया कि नेचर में दो तरीके के प्रोसेसेस हैं, एक स्पॉन्टेनियस एक नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अगला टर्म लिख लीजिए कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइटल राइट इज कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था लाइक स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, राइट? तो आपको बताया था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि वो नेचुरली अकर करना चाहिए। वी हैव नोटिस दैट दो प्रोसेस जहाँ एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, डेल्टा एस नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है, वहाँ स्पॉन्टेनिटी ऑब्जर्व हो रही है, यानी एक्सोथर्मल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ऑब्जर्व हो रहा है। या ऐसे प्रोसेसेस जिनकी एंट्रोपी फैक्टर राइज कर रहा है, वो भी स्पॉन्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। या तो सिस्टम का जो एंथैल्पी प्रोसेस है वो डिक्रीज कर जाए, या फिर एंट्रोपी प्रोसेस इंक्रीज कर जाए। तो राइट डाउन दिस थिंग। So write down a process can be spontaneous. A process can be spontaneous either by decrease of enthalpy or increase of entropy. So that means there are two factors which decides the spontaneity, and they are not directly linked because एंथैल्पी अगर डिक्रीज कर रही है तो उसको एंट्रोपी से नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, और एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो उसको एंथैल्पी से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो एंथैल्पी और एंट्रोपी को रिलेट करने के लिए एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन इनकॉर्पोरेट करा गया, जो स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, so for a process can be spontaneous either by decrease of enthalpy or increase of entropy. So for spontaneity two factors are responsible, enthalpy and entropy. उनको कोरिलेट करने के लिए एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन इनकॉर्पोरेट करा गया, दैट इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। So write down this term further. So write down to decide where, to decide whether a process is spontaneous or non-spontaneous. To decide whether a process is spontaneous or non-spontaneous, another thermodynamic function to decide whether a process is spontaneous or non-spontaneous,
So to decide whether a process is spontaneous or non-spontaneous, another thermodynamic function, another thermodynamic state function, another thermodynamic state function known as Gibbs free energy, known as Gibbs free energy, was introduced relating enthalpy and entropy. Relating enthalpy and entropy. Okay. And जो Gibbs free energy define करते हैं, that is G is equal to H minus Ts. So write down Gibbs free energy is defined as Gibbs free energy is defined as Gibbs free energy is defined as G is equal to H minus Ts. इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो dg is equal to dh minus tds minus s dt. ठीक है, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो एंथैल्पी चेंज डी एच को डेल्टा एच लिख लेंगे, एस डी टी का टर्म जीरो हो जाएगा और टी डेल्टा एस रिपोर्ट करेंगे. तो दिस इज द फॉर्मूला विच विल यूज मोस्टली. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. But be careful that this formula is only valid at constant pressure and temperature condition. For a given pressure temperature condition, Gibbs free energy delta G is equal to delta H minus T delta S. So here condition must be that pressure and temperature should be constant. Pressure and temperature should be constant. Okay. Now with this function we can define the spontaneity of a chemical reaction, and that is decided if delta G is less than 0, or better to say delta G less than 0, then this process is spontaneous, and if delta G is positive it is non-spontaneous, and if delta G is 0 then it is equilibrium. ठीक है, तो पहले अगर कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी लिखनी है तो वो लिखो, फिर उसके बाद मैं आपको डेल्टा जी का सिग्निफिकेंस भी बताता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली दिस रिप्रेजेंट्स. तो पहला टर्म तो यही लिख लीजिए, इफ डेल्टा जी लेस देन 0 process spontaneous, delta G positive process non-spontaneous, and delta G 0 then it is equilibrium. These are the three conditions जो हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसलिए डायरेक्टली अभी तो रिलेशन लिख लेना है. बट अभी जो यहाँ समझना है वो ये कि डेल्टा जी एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है. ठीक है, सो डेल्टा जी बेसिकली जो है वो अगर सिंपल टर्म में बताया जाए तो ये मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन रिपोर्ट करता है. तो पहले पॉइंट में तो यही लिख लेना है. तो राइट डाउन Gibbs free energy represents the maximum useful work done. Gibbs free energy represents the maximum useful work done. और केयरफुली अगर पूरा स्टेटमेंट लिखना है तो राइट डाउन the decrease of Gibbs free energy measures the maximum useful work done that can be obtained from a system. So the decrease in Gibbs free energy
The decrease in gas free energy is a measurement of is a measurement of the maximum useful work done, the maximum useful work done, or the maximum useful work that can be obtained from the system. Maximum useful work that can be obtained from the system. The decrease in gas free energy is a measurement of maximum useful work that can be obtained from a system. Yes, so और precisely लिखना है तो you can write down the gas free energy is the maximum amount of non-expansion work done. The gas free energy the gas free energy is the maximum amount of the gas free energy is maximum amount of non-expansion work done या इसी को non-PV work done भी लिख सकते हो non-expansion or you may simply write non-PV work done that can be extracted from the system that can be extracted from the system that can be extracted from a system. When we have to achieve this maximum work done or maximum useful work done, then it is only possible in a completely reversible cycle. Another point you write down, and this maximum continuation verify, and this maximum can be attained only in a completely reversible process. And this maximum can be obtained, or this maximum can be attained only in a completely reversible process. Only in a completely reversible process. Okay. तो किसी भी गिवन प्रोसेस में जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, या इसी को आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन एक्सपेंशन या नॉन पीवी वर्क डन बोल सकते हैं. और अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो दैट इज ओनली पॉसिबल इन अ रिवर्सिबल साइकिल. ओके. अब अगर इसी चीज को थोड़ा एनालॉजी से समझाऊं तो जो फ्री एनर्जी है वो केमिकल सिस्टम्स में वैसे ही काम कर रही है जैसे मैकेनिकल सिस्टम्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है. आपको और थोड़ा एनालिटिकली समझना है तो यू कैन राइट अनदर स्टेटमेंट. द फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इन अ केमिकल एनालॉग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम. मतलब जैसे मैकेनिकल सिस्टम में डिग्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से सिस्टम की स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, वैसे ही केमिकल सिस्टम्स की डिग्रीज ऑफ फ्री एनर्जी उसको क्वांटिटी की तरफ मूव कराता है. You can write this another statement. The free energy of a reaction is the chemical analog. The free energy of a reaction is the chemical analog of potential energy of mechanical system. Of potential energy of mechanical system. तो किसी मैकेनिकल सिस्टम में जो रोल पोटेंशियल एनर्जी जो रोल मैकेनिकल एनर्जी का है, केमिकल सिस्टम में वही चीज हम लोग फ्री एनर्जी से डील करते हैं. तो जितना ज्यादा मैकेनिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है उतना स्टेबिलिटी की तरफ जाता है.
सिमिलर प्रोसेस में किसी केमिकल सिस्टम की जितनी फ्री एनर्जी डिक्रीज करती चली जाएगी वो सिस्टम अपना स्टेबलाइज होता जाएगा। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी के लिए हमारी कंडीशन क्या होगी, डेल्टा जी नेगेटिव। ओके, अब इस चीज को अगर हम इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों टर्म से रिलेट करें तो देयर आर फोर पॉसिबल कंडीशंस। सो इफ आई राइट द केसेस, so if I write conditions of spontaneity in terms of delta H and delta S, कंडीशन तो एक ऑप्शन तो है स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने का डेल्टा जी से, ऑल्दो यही फुल एंड फाइनल तरीका है जिससे स्पॉन्टेनिटी डिसाइड होती है, बट देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिससे हम इसके बारे में टूल क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज डेल्टा जी इज बेसिकली रिलेटेड टू डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एच इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो हम उससे भी इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं। तो अपना टर्म लिख रहा है कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी विद डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी विद डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक है बेसिकली। कॉन्सेप्ट तो जो है वो मैंने आपको सिखा दिया, अब डेल्टा जी के साइन से ही हर चीज डिसाइड करनी है। तो हमारे पास चार पॉसिबल केसेस होंगे, एक डेल्टा एच का साइन लिखो, एक डेल्टा एस का साइन लिखो, एक डेल्टा जी का साइन लिखो और इसका रिजल्ट लिखो। So first possibility is that delta H is positive, delta S is positive, okay, and you know the reaction that delta G is equal to delta H minus T delta S. So if delta H is positive and delta S is positive, then the value of delta G can be either positive or negative. And the value of delta G can be either positive or negative because that depends on the actual value. So it can be either positive or negative. कैसे पता चला, आप इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखो, तो यू कैन सी इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एस इज पॉजिटिव सो माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। अब एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है तो समेशन पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। बट अगर हम चाहते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाए तो आपको पता है कि अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच को ओवरकम कर सकती है। ये प्रोसेस मे बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर होगा। सो मे बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, सो मे बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ये बात समझ में आई आपको? अगर टेम्परेचर वैल्यू हायर होगी तो टी डेल्टा एस का टर्म ज्यादा हो जाएगा, and in that case this process can be spontaneous. Like you can take example of melting of ice. तो आइस के केस में आपको पता है कि प्रोसेस इज एंडोथर्मिक एंड एंट्रोपी इज राइजिंग। तो अगर आप आइस का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो उसको मेल्ट करने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। तो दैट प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस एट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर दोगे तो इट मे बी पॉसिबल दैट प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस। अदरवाइज अगर आप टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली गुड रखोगे तो दैट प्रोसेस इज spontaneous. Second possibility is that we'll take both the terms negative. So if both the terms are negative, then delta h term is negative and t delta s में minus sign multiply हो गया तो वो value positive हो जाएगी. So again the conflicting case. So it can be either positive or negative. Now we want that the value of delta h must be more. That means this process can be spontaneous at low temperature. Because if you decrease the temperature, then delta h can be greater than t delta s mod value में, तो then this process can be spontaneous. So this may be spontaneous at low temperature. In this case you can relate from adsorption process. आपको सरफेस केमिस्ट्री में adsorption का प्रोसेस सिखाया था। तो adsorption वाले प्रोसेस में अगर आप ध्यान से नोटिस करो, in the process of adsorption, process was exothermic and entropy of the system was decreasing. So वो process relatively low temperature पे spontaneous थे। Now the third possibility, when we take delta H negative and delta S positive. So in this case delta G will be certainly negative. Because delta H is negative and T delta S में as delta S positive है तो that is also negative, दो negative values का summation negative ही आएगा, ये always spontaneous का case हो गया।
And the fourth possibility, when this value is positive and this value is negative, so this value will be certainly positive. So this is the case of always non-spontaneous. This is the condition of always non-spontaneous. Okay, so these are the four possible conditions in the chemical systems from where we can decide the spontaneity. अब देखो सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, डेल्टा एस टोटल, यानी टोटल एंट्रोपी। अभी एक और तरीका लिखेंगे स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखिए स्पॉन्टेनिटी बाय या कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी बाय डेल्टा एस टोटल। तो अपना टाइटल लिखेंगे कंडीशन। तो पहले हमने तरीका निकाला डेल्टा जी से स्पॉन्टेनिटी का, डेल्टा जी को डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन से रिलेट करके वो 4 केस बनाए। अभी एक और तरीका अप्लाई कर सकते हैं, टोटल एंट्रोपी से डिसाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी विद डेल्टा एस टोटल, और बेटर टू से टोटल एंट्रोपी। we'll write it as delta S total. This is called total entropy. So delta S total is nothing but entropy of system plus surrounding. So entropy of system and surrounding, इस वैल्यू से भी हम लोग इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। तो डेल्टा एस सिस्टम निकालना तो मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, अभी डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना और सीखना है, तो फिर हम इस फॉर्मूले को कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें वन बाय पॉइंट लिखते चलना है। सबसे पहले केस में देखो, अगर हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा स्पॉन्टेनिटी का डायरेक्शन होता है, क्योंकि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें एंथैल्पी का फैक्टर इन्वॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें हीट चाहिए ले सकते ही नहीं है। तो वो केवल चीज किससे डिसाइड होगी, माइनस टी डेल्टा एस से। तो अगर आप एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम राइज कर रहा है तो उस केस में सर्टेनली स्पॉन्टेनिटी आएगी। पहली कंडीशन लिखो, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, in an isolated system, direction of increase in entropy, in an isolated system, direction of increase in entropy, direction of increase in entropy in an isolated system, direction of increase in entropy of a system is direction of spontaneity. आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है तो डेल्टा एस तो जीरो ही हो गया उस सिस्टम के लिए। So in an isolated system, direction of increase in entropy of the system is the direction of spontaneity. ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज करती है वही डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी हो जाती है। लेकिन अगर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे टोटल एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, वो एंट्रोपी वो स्पॉन्टेनिटी का डायरेक्शन होगा। अगले केस में लिखो, इन नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम की बात हो रही है। सो इन नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन टोटल एंट्रोपी, डायरेक्शन ऑफ increase in total entropy, total entropy मतलब entropy of system plus surrounding। इस चीज को लिख सकते हैं डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग। So in a non-isolated system, direction of increase of total entropy is the direction of spontaneity. Is the direction of spontaneity. Is the direction of spontaneity. तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो केवल सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करने से स्पॉन्टेनिटी पता चल जाती है। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी अगर इंक्रीज करेगी तो स्पॉन्टेनिटी करेगी काम। मतलब नेट सिस्टम अगर
अपनी एंट्रोपी बढ़ा दे रहा है सिस्टम प्लस सराउंडिंग के केस में, तो वो चीज पॉसिबल है, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये चीज आप अगले स्टेटमेंट में लिख लीजिए, दैट इज entropy of the universe is always increases in a spontaneous process. That is, entropy of universe always increases in a spontaneous process, या in a spontaneous process or feasible process, so in a feasible process. तो कोई भी प्रोसेस अगर feasible है या spontaneous है, तो उस प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज करेगी, ऑलवेज। ठीक है, सो राइट द नेक्स्ट टर्म, एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, उसको दो अलग अलग केस में डील करते हैं, एक केमिकल रिएक्शंस के लिए बता रहा हूँ पहले आपको, और फिर किसी भी प्रोसेस के लिए जनरलाइज करके सॉल्व करना है। तो पहले मैं प्रोसेस के लिए लिख देता हूँ। तो एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, इफ आई हैव टू कैलकुलेट, देन दिस इज एक्चुअली डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू सराउंडिंग बाई टी। अच्छा, सराउंडिंग क्या है कि अपना यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करके चल रही है, तो वो हम लोग फिक्स टेम्परेचर ही मान सकते हैं, तो क्यू सराउंडिंग बाई टी। और सिस्टम से जितनी हीट सराउंडिंग में गई है, सराउंडिंग से जो सिस्टम में गई, वो नेट एक्सचेंज होता है, तो उसका मतलब यू कैन राइट इट एज माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, क्योंकि हीट या तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है। तो जितनी सराउंडिंग से सिस्टम में गई या सिस्टम से सराउंडिंग में गई, वो वैल्यू तो सेम रहेगी, केवल साइन ऑपोजिट होगा। तो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स क्यू सिस्टम बाई टी, माइनस टाइम्स क्यू सिस्टम बाय टी। ठीक है, तो ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया। आप किसी केमिकल रिएक्शन के लिए बात करें जो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन में वर्कआउट कर रही है, तो अगले केस में देखो, फॉर अ केमिकल रिएक्शन occurring at कांस्टेंट, क्योंकि हमने डेल्टा जी उसी कंडीशन में चेक किया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो क्यू सिस्टम की जगह डेल्टा एच सिस्टम लिख सकते हैं। तो क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में जो हीट ऑफ द सिस्टम है, उसी को हम लोग सीधे सीधे एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम लिख लेंगे। तो डेल्टा एच सराउंडिंग for a chemical reaction will convert to minus delta H system by T. माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी। और अब आप यहाँ से अगर डेल्टा एच टोटल लिखोगे, तो दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग, and for a chemical reaction at constant pressure and temperature, delta H surrounding can be replaced as minus delta H system by T। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा T delta H total is equal to minus delta H system plus T delta H system, or if you multiply it with a minus sign, so our formula will be minus T delta H total is equal to delta H system minus T delta H system। तो देखो ये वही फॉर्म आ गई जो हमने डेल्टा जी से रिलेट करी थी, या फिर इसी को आप सीधे सीधे लिखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एच टोटल। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, this thing is only valid in a state when pressure and temperature is constant, because delta G is equal to delta H minus T delta S is at constant pressure and temperature condition for a chemical reaction। ये वैल्यू तो फिट हो रही है, डेल्टा G is equal to minus T delta S total, बट इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कब डिफाइन कर रहे हैं, at constant pressure and temperature for a chemical reaction। So for a chemical reaction at constant pressure and temperature, दो कंडीशंस अगर हम एक साथ इंप्लीमेंट करते हैं, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एच टोटल हो गया। तो अब स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन डेल्टा एच टोटल से बताई जा सकती है। अगर टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम राइज करेगी,
तो वैल्यू पॉजिटिव होगी तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। तो उससे आप बता सकते हो कि प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है। तो फिर से देखो तीन कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी यहाँ पे। अगर हमारा डेल्टा एस टोटल जो है वो पॉजिटिव है, उससे पता चलेगा डेल्टा जी नेगेटिव है, उससे पता चलेगा प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। जनरलाइज सॉल्व करना है तो ऊपर जनरलाइज तरीका मैंने पहले सिखा रखा है, वो फिर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर हम केमिकल रिएक्शन पे कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में जहाँ पे डेल्टा जी डिफाइन कर रहे हैं वहां से सॉल्व करेंगे तो आप इसको डेल्टा एच टोटल से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर डेल्टा एच टोटल नेगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। और तीसरी कंडीशन अगर डेल्टा एच टोटल जीरो हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगी। तो जो चीज़ हम डेल्टा जी से डिसाइड कर रहे हैं वही चीज़ डेल्टा एच टोटल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मजाक किया? ये भी स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन हो गई। तो इसके लिए एक क्वेश्चन चाहो तो आप लिख लो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इस तरीके से। तो राइट डाउन द क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा एच सराउंडिंग एंड डेल्टा एच टोटल। या दो चीज़ें लिखो, कैलकुलेट डेल्टा एच सिस्टम एंड डेल्टा एच सराउंडिंग फॉर irreversible isothermal process. Calculate delta S system and delta S surrounding for irreversible isothermal process, or irreversible isothermal process performed against external constant external pressure. Calculate delta S system and delta S surrounding for irreversible isothermal process, performed irreversible isothermal process performed against constant external pressure. Performed against constant external pressure. इसको पी एक्सटर्नल लिख सकते हैं, ठीक है। Calculate delta system and delta surrounding for irreversible isothermal process performed against constant external pressure, ठीक है। तो अगर उसको सॉल्व करें तो डेल्टा सिस्टम तो देखो सीधे सीधे आ जाएगा एन आर एल एन ऑफ ई टू बाई वी वन। आइसोथर्मल प्रोसेस का सिस्टम का तो जो प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल चाहे चाहे इरिवर्सिबल लगे सिस्टम के लिए तो माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल ऑफ क्यू रिवर्सिबल बाई टी सेम चेंज के लिए। और अगर सराउंडिंग के लिए ये चीज कैलकुलेट करोगे तो वहां पे जो हीट चेंज होगी वो कितनी होगी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी। यहीं से अगर आप डेल्टा सराउंडिंग निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। वैल्यू आएगी माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। माइनस क्यू सिस्टम बाय टी। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्यू की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस डब्ल्यू बराबर आएगी, और माइनस डब्ल्यू लिखेंगे तो इट इज माइनस टाइम्स पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा बी। तो ये वैल्यू पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा बी आ जाएगी। तो यहाँ से डेल्टा सराउंडिंग जो बनेगा ये वैल्यू आ जाएगी
माइनस टाइम्स पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी बाई टी। ठीक, this is a question of IIT JEE 2016 JEE advanced paper. The question is one mole of an ideal gas at 300 Kelvin in thermal contact with surrounding expands isothermally from 1 liter to 2 liter against a constant pressure of 3 atmosphere. In this process, the change in entropy of the surrounding in the unit of joules per Kelvin is, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको बताया इरिवर्सिबल प्रोसेस के डेल्टा सराउंडिंग निकालने का तरीका माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी बाई टी। बट इसमें बस एक चीज का ध्यान देना है कि इस प्रोसेस में आपको आंसर जूल्स पर केल्विन में रिपोर्ट करना है, तो यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा सराउंडिंग लिखेंगे। If we write delta S surrounding, so this will be equal to minus times pressure external रखा 3 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम चेंज हो गया 1 लीटर। अच्छा, सिस्टम और सराउंडिंग देखो थर्मल कॉन्टैक्ट में, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग। तो अगर कोई चीज थर्मल कॉन्टैक्ट में होगी तो इसका मतलब क्या होगा, और एक्सपेंशन कैसा आइसोथर्मल है, तो अगर कोई सिस्टम आइसोथर्मल कॉन्टैक्ट में इसका मतलब हीट एक्सचेंज हो सकती है उनके बीच में, और आइसोथर्मल है तो उसका मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसका मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। 300 केल्विन सिस्टम का भी टेम्परेचर है, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग का होता है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये चीज़ यहाँ पे शुरुआत से ऐड कर लो, यहाँ से मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है। यहाँ पे डेल्टा एस टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग का है, क्योंकि आप सराउंडिंग के एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ स्पेसिफाई नहीं करी बट वो क्लियर है आपके दिमाग में। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग देखेंगे, बट कोइंसिडेंटली सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो आइसोथर्मल कांटेक्ट में है। आइसोथर्मल कांटेक्ट का मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो यहाँ टेम्परेचर कितना अप्लाई करेंगे, 300 केल्विन। तो ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली यूनिट है वो किस यूनिट में आ रही है, एटमॉस्फेयर लीटर में, और नीचे वाला डेटा में किस यूनिट में प्लेस कर रखा है, केल्विन में। आपको कन्वर्जन फैक्टर पता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन इज एक्चुअली इज इक्वल टू 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। तो रिलेशन होता है, तो हमारा जो लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन है उसको हम लोग जूल्स पर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको 101.3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा सराउंडिंग लिखेंगे, so this comes out to be -3 into 1 by 300 into 8.31 divided by 0.0821 जूल्स पर केल्विन। उसको सॉल्व करके लाएंगे तो -1.013 जूल्स पर केल्विन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन और करके देख लो। अब यही चीज आप रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की और कैलकुलेट कर लो। So write down calculate delta S system and delta S surrounding for reversible adiabatic process। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, calculate delta S system and delta S surrounding for reversible adiabatic process। Calculate delta S system and delta S surrounding for reversible adiabatic process। Calculate delta S system and delta S surrounding for reversible adiabatic process। तो उसको सॉल्व करने में आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा, दोनों जीरो आ जाएंगे, तो सॉल्विंग है ही नहीं। डेल्टा एस सिस्टम तो आपको पहले ही से पता है जीरो होता है, और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हमेशा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग जीरो होगा, तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो हो जाएगा।
क्योंकि माइनस क्यू सिस्टम वैल्यू जो होगी वो जीरो बनेगी, तो डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग बोथ विल बी जीरो। ठीक है, क्लियर। या इसी में चाहो तो भी स्पॉन्टेनिटी जो है वो हम सेल के टर्म में भी लिख सकते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखा था। अभी आप चाहो तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल भी यहीं पे डिफाइन कर सकते हो, तो टर्म और लिख लीजिए इसके बाद ही अगर चाहे तो। स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल। तो सेल के लिए आपको बताया था मैंने, ई सेल जो होता है उसको डेल्टा जी से रिलेट करना सीखते हैं हम लोग। उसका रिलेशन सिखाया था, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, रिलेशन होता है। तो यहाँ पे तीन पॉसिबल कंडीशंस लगाई जा सकती है। सबसे पहले ई सेल पॉजिटिव तो डेल्टा जी नेगेटिव, पहली कंडीशन हुई ई सेल पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, इसका मतलब सेल फीजिबल। दूसरी कंडीशन में ई सेल जो है वो नेगेटिव तो डेल्टा जी पॉजिटिव, तो सेल नॉन फीजिबल। सेल के केस में चूंकि कैथोड और एनोड चेंज किया जा सकता है तो रिवर्सिबल इन फीजिबल, रिवर्स फीजिबल इन रिवर्स डायरेक्शन भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, तो या सिंपली सेल नॉन फीजिबल लिखेंगे। और तीसरी कंडीशन व्हेन ई सेल इज जीरो तो डेल्टा जी भी जीरो हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आप देखो आपको समझ आ गया होगा, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए हम लोग बहुत सारे टर्म्स यूज कर रहे हैं। सबसे पहले डेल्टा एस से डिसाइड करा, फिर डेल्टा जी से डिसाइड करा, फिर डेल्टा एस टोटल से डिसाइड करा, और लास्ट में देखो ये ईएमएफ ऑफ सेल से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द पॉसिबल वेज जिससे हम लोग किसी भी सेल किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की फिजिबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। ओके।